हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्ट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में और उनके पीछे के कारणों के बारे में। उससे पहले आइए जानते हैं बांग्लादेश के करंट सिचुएशन के बारे में। बांग्लादेश ने अपनी आबादी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रभावशाली प्रगति की है। आज पैदा हुए एक बांग्लादेशी के 1972 में पैदा हुए बच्चे की तुलना में 1/4 सदी अधिक जीने की संभावना है। देश में मातृ मृत्यु दर 1990 में 545 प्रति लाख जीवित जन्मों से घटकर 153 प्रति लाख हो गई है। आइए देखते हैं आखिर क्यों बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी नौकरियों में से लगभग 56% स्वतंत्रता सेनानियों जो कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी उनके बच्चे और यहाँ तक कि नाती नातिनों के लिए आरक्षित होगी। सड़क पर उतरे छात्रों ने कहा कि वे नौकरशाही को राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ आवामी लीग के साथ जोड़ने के खिलाफ लड़ रहे हैं। शांति की अपील करते हुए एक बयान में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वास्तव में प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भड़का दिया, यह कहकर कि विरोध करने वाले लोग राजकार हैं। यह शब्द उन बांग्लादेशियों के लिए यूज किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिन्हें देशद्रोही माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से संघर्ष किया, सरकारी इमारतों, आईटी केंद्रों में आग लगा दी और एक मेट्रो स्टेशन में तोड़फोड़ की। अभी की स्थिति की जाने तो देखते ही गोली मारने के आदेश, देशव्यापी कर्फ्यू, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई तो सेना और अर्धसैनिक रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय पीठ ने पहले आदेश को खारिज कर दिया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और परिवारों के लिए कोटा 5% तक कम हो गया। इस आदेश ने शांति बहाल की, हालांकि छात्र समूह अभी भी पीएम हसीना से माफ़ी की मांग कर रहे हैं और इस कार्रवाई के लिए उनके मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 3 हफ्तों में लगभग 200 लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हुए, जिनमें सैकड़ों लोग सुरक्षा बलों के द्वारा दागे गए छर्रों और गोलियों से आंखों में चोट के साथ घायल हुए। अब बांग्लादेश को चिंता यह है कि जब कर्फ्यू हटा लिया जाएगा और इंटरनेट पूरी तरह बहाल हो जाएगा तो विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकते हैं या फिर सुलगते रह सकते हैं, जिसे कभी छात्र आंदोलन की चैंपियन के रूप में देखा जाता था। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चिंताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि यूएनएससी बहुत चिंतित है, खासकर जब ढाका में दंगा पुलिस द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चिन्ह वाले वाहनों के इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की सुनवाई में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वे हिंसा को शांत करने और देखते ही गोली मारने के आदेश को रद्द करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं। बेशक पीएम हसीना की अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया है कि चुनावों के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को उद्देश्य उन्हें बांग्लादेश में अमेरिकी बेस बनाने की अनुमति देना था। दोस्तों, तो क्या यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और भारत को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? आइए जानते हैं। बांग्लादेश भारत के करीबी पड़ोसियों में से एक है। नेताओं के बीच बहुत मजबूत संबंध देखे गए हैं क्योंकि पीएम हसीना जून में शपथ ग्रहण और द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत की 2 यात्राएं की। विरोध प्रदर्शनों से बांग्लादेश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है और भारत व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में एक मजबूत साझेदार है। 1971 से संबंधित कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एक ऐसा पहलू था जो भारत विरोधी हो सकता है क्योंकि भारत ने केवल अतीत में मुक्ति वाहिनी से जुड़ा हुआ है, बल्कि आज विपक्ष द्वारा पीएम हसीना का पक्ष लेने का आरोप लगाया जा रहा है। लगभग 10,000 भारतीय छात्र बांग्लादेश में हैं, लगभग 7,000 पहले ही निकाला जा चुका है और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन उनके जीवन को बाधित करेगा।
बांग्लादेश की समस्याएं जल्द ही वेस्ट बंगाल की समस्या बन जाती है। हसीना सरकार ने इस सप्ताह विरोध किया जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर निर्दोष बांग्लादेशी सीमा पर भाग गए तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के तहत उन्हें शरण देनी होगी। विदेश मंत्रालय ने पत्र मिलने के बाद वेस्ट बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। बांग्लादेश की दूसरा बड़ा साझेदार चीन है, जो आंतरिक हिस्सा के लिए पीएम हसीना की आलोचना नहीं करेगा और भारत बीजिंग को इसका फ़ायदा नहीं देना चाहेगा। विरोध प्रदर्शन को लेकर भी भारत के प्रति संवेदनशील रहा है। उदाहरण के तौर पर पीएम सीएम विरोध को आंतरिक मामला कहना और मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।